जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का हिंदी क्षितिज का गद्यखंड का पाठ दो बैलों की कथा। इसमें पहले भाग में मैं आपको बता चुकी थी कि किस तरह से झूरी काची के पास दो बैल थे और उसने अपने साले गया को उन्हें दे दिया था, काम करने के लिए ले भेज दिया था गया के पास। तो वो दोनों बैलों की मनोदशा कैसी हो रही थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि संध्या के समय दोनों बैल नए स्थान पर पहुँच गए जब गया उनको लेकर जा रहा था। फिर दिन भर के भूखे थे दोनों, लेकिन जब नांद में लगे, नांद जहाँ गायों को खाना दिया जाता है तो उसमें बांधे गए, तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। फिर दिल भारी हो रहा था उनका, क्योंकि उन्हें बहुत दुख हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। ठीक है ना, कि क्या कर रहे हैं दोनों, मूक भाषा मतलब गुप्त भाषा में आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। कनखियों से मतलब अपनी तिरछी नज़र से देखा एक दूसरे को और फिर वो दोनों लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया मतलब सब गांव में जब सब लोग सो गए, तब क्या हुआ कि दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल दिए। पगहे मतलब जो पैरों में उनके, गले में उनकी रस्सियाँ बंधी हुई थी। ठीक है ना, तो जो गले में रस्सियाँ बंधी हुई थी उन्होंने क्या करा, तोड़ दिया और वो अपने घर की तरफ को भागने लगे। फिर क्या हुआ, पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, दोनों में दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। ठीक है, एक एक झटके में ही दोनों रस्सियाँ उनकी पैर जो थी गले में बंधी हुई वो टूट गईं। जोर लगा के उन्होंने रस्सियाँ तोड़ दी। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब जहाँ पर उनको खाना दिया जाता है, तो वहाँ पर देखा झूरी ने। जब सुबह उठा तो वो दोनों बैल वहाँ पर आकर खड़े हो गए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। आधा आधा गराव मतलब रस्सी का टुकड़ा। ठीक है ना, आधा आधा रस्सी का जो टुकड़ा है उन्होंने तोड़ दी थी रस्सियाँ, गले में बंधी हुई पगहियाँ, तो वो उनका आधा हिस्सा लटक रहा है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और उन बैलों के पैर जो हैं वो घुटनों तक कीचड़ से भरे हुए हैं, मतलब सने हुए हैं। और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है, कि दोनों की आंखों में विद्रोह भी है। विद्रोह के उन्होंने, झूरी ने उन दोनों को क्यों गया के पास भेज दिया, क्यों बेच दिया, वो तो यही सोच रहे हैं बैल मन में कि हमें बेच दिया गया है। लेकिन स्नेह भी है कि हम झूरी के पास वापस आ गए। स्नेह मतलब प्रेम भी है, प्रेम भी झलक रहा है कि हम झूरी के पास वापस आ गए। दोनों बैलों की मनोदशा दर्शाई गई है। तो झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब झूरी भी क्या हुआ, बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, दौड़कर गया और गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन मतलब के गले बाहों में अपनी भर लेना। तो दोनों बैलों को झूरी ने अपनी बाहों में भर लिया और दोनों के माथे चूमे। तो वो दृश्य जो था बहुत ही सुंदर, मनोहर मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। घर और गाँव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ठीक है ना, बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़
कोई चोकर, कोई भूसी। अब जो वो बच्चे थे उस गांव के, वो सब क्या उनको कि वो इतनी दूर से रस्सियाँ तुड़ाकर भागकर अपनी जगह पर वापस आ गए हैं, तो उनको अभिनंदन मतलब उनका स्वागत करने के लिए स्वागत में वो बच्चे क्या क्या लाए अपने घरों से, रोटियां लाए, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। इस तरह से उन्होंने उनका हीरा और मोती का स्वागत किया। आगे क्या कह रहे हैं, एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। ठीक है ना, एक बच्चा, बालक मतलब एक बच्चे ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास भी नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। ठीक है ना, कि ये दोनों बैल नहीं हैं, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। ठीक है ना, कि उस बच्चे ने बात कही उसको कोई भी नकार नहीं सका। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जो झूरी की स्त्री मतलब झूरी की जो पत्नी थी, ठीक है ना, उसने दोनों बैलों को जब दरवाजे पर, द्वार पर मतलब दरवाजे पर देखा तो वो जल उठी, मतलब उसको बहुत गुस्सा आया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया भाग खड़े हुए। ठीक है ना, कि उन्हें बैलों को नमक हराम बता रही है कि गद्दारी की है दोनों ने, कि वह मेरे भाई के पास नहीं रुके, ना काम किया और ये दोनों वहाँ से भागकर आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आपेक्ष न सुन सका। नमक हराम क्यों है, मतलब ये जो आरोप लगाया उसकी पत्नी ने, तो झूरी को ये अच्छा नहीं लगा। चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। तो अब झूरी क्या कह रहा है कि नमक हराम क्यों कह रही हो तुम इन्हें, गया ने इन्हें चारा और दाना नहीं दिया होगा तो इसीलिए भागा है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है ना, तो फिर स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। ठीक है ना, अपने पति पर गुस्सा कर रही है, तो वो क्या कह रही है कि बस तुम ही खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिलाकर अपने बैलों को रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। फिर झूरी ने फिर से कहा कि अगर इन्हें दोनों को चारा मिलता तो वहाँ से क्यों भाग कर आते। आगे स्त्री चिढ़ी। अब स्त्री जो थी वो उसकी पत्नी, वो भी चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। ठीक है ना, अब उसे गुस्सा आ रहा है उसकी झूरी की पत्नी को, तो वो क्या कह रही है कि झूरी को कह रही है कि तुम ही बुद्धू हो जो इन्हें इतना सहलाते हो, प्यार करते हो, और मेरा भाई तो इनसे काम भी लेता, ये क्योंकि ये दोनों कामचोर हैं, दोनों बैल कामचोर हैं, हीरा और मोती, तो इनसे काम भी लेता, रगड़ कर जोतता, मतलब बहुत मेहनत करवाता। और अब देखती हूँ कि इन्हें खली चोकर मतलब खाने के लिए भूसा वगैरह कहाँ से मिलता है, मैं कुछ नहीं दूंगी, सूखा भूसा दूंगी, और चाहे मरे चाहे जिए, है ना। तो वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकदी कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। अब मज़दूर दोनों को भूसा वगैरह डालता था, मजूर जो काम करने वाला, ठीक है ना, उसको कड़ी ताकदी मतलब हिदायत दे दी गई उसको बिल्कुल कि तुम्हें बैलों को सूखा भूसा ही देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। ठीक है। बैलों ने नान में मुँह डाला तो फीका फीका। अब बैल जब वो सूखा भूसा खाने लगे तो सूखा भूसा कैसा लगा उनको, फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। ठीक है ना, उस भूसे में ना तो चिकनाहट थी ना ही रस था। क्या खाएं। अब फिर प्रश्न चिन्ह के क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, दरवाजे की तरफ आशा भरी आंखों से देखने लगे कि शायद झूरी आएगा और वो उन्हें खाना सही से खिलाएगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। ठीक है ना, मजूर जो वो खाना दे रहा था उन्हें, नौकर जो, कि तुम इसको थोड़ी सी इसमें खली मिला दो, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। अब जो मजूर है वो क्या कह रहा है कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी,
चुरा कर डाला। अब वो झूरी क्या कह रहा है कि चुरा कर मतलब उससे छुपा कर डाल के आ जा। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे कि, और फिर जब आप मतलब तुम भी डरते हो उनसे, और फिर जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर पीछे से तुम भी उन्हीं की जैसी बात कहोगे। आगे कह रहे हैं, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आया और उन्हें बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने दोनों को हाथ से रस्सियां पकड़ के नहीं ले गया, उसने गाड़ी में जोत दिया उन्हें, ठीक है ना। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। बहुत ज़्यादा सहनशील था, हीरा जो था वो सहनशील था, ठीक है ना। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई। अब क्या है कि झूरी क्या करता था कि उन्हें फूल की छड़ी से भी कभी हाथ नहीं लगाता था, मारता नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, गया ने उनको दोनों को मारा भी और उनका सम्मान भी आहत हुआ और उनको सूखा भूसा मिला खाने के लिए। अब वो नांद की तरफ उन्होंने आंख भी उठाकर नहीं देखा, खाने के लिए देखा ही नहीं। आगे, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल से जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए, ठीक है ना। अब हल जब बांधा जाता है तो उसमें रस्सी के साथ बैलों को बांधा जाता है, और जो वो लकड़ी से बंधे होते हैं उसको जुआ बोलते हैं। और जो जोत होती है जिन नीचे, जिससे बैलों को आगे चलाया जाता है और धरती ज़मीन में जोता जाता है, नुकीला सा हिस्सा होता है जोत, वो सब क्या हुआ, टूट कर अलग हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, ठीक है ना, कि गले में अगर बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होते तो वो दोनों पकड़े भी ना जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, ठीक है। मूक भाषा मतलब चुपचाप, मन ही मन में उसने अब उसे इशारा किया, क्योंकि दोनों मन की बात समझ लेते थे एक दूसरे की, इसलिए इशारा किया कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, ठीक है ना। अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। अब गया, जब वो दोनों भाग गए लेकिन फिर क्या हुआ, पकड़े गए और 2 आदमियों के साथ गया आ रहा है और उनके हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा मैं भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूँगा, ठीक है ना। अब वो दोनों आपस में सलाह कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो बैल दोनों आपस में कह रहे हैं कि ये हमारा धर्म नहीं है कि हमें मारना नहीं चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया कि उसकी जो काम ये थी, मन में ऐंठ कर रह गया कि मतलब उसको ये था कि मैं, ये आएगा तो मैं मारूंगा, है ना। तो उसकी जो चाहत थी वो दिल में ही दबी रह गई, इसलिए वो दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, है ना। गया ने उनको इस बार मारा नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मोती ने सोच रखा था कि वो
मारेगा, अगर ये हमें डंडा मारेगा तो हम भी इसको सींग से मारेंगे। तो उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। ठीक है ना, टाल जाना ही मसलत है कि मतलब इस समय हमें मारना नहीं चाहिए दोनों को, कि उचित, मसलत मतलब उचित है, इस समय हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो एक छोटी सी बच्ची थी उस घर में, गया के घर में, तो गया को भैरव कहा। दोनों बैल जो हैं मन में गया को भैरव कह रहे हैं। भैरव मतलब जो मारता है, गुस्से वाला। ठीक है ना। तो कि उस भैरव की लड़की है वो ले, और उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी, और जो दूसरी सौतेली माँ थी, गया की दूसरी पत्नी थी। ठीक है ना। तो वो उस बच्ची के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। इसलिए उन बैलों की दशा देखकर बच्ची के मन में दया बहुत आई और वो अंदर से 2 रोटियां लेकर आई। उस 2 रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, है ना, लेकिन फिर भी उनके हृदय को अच्छा लगता था कि मतलब उनको मानो भोजन मिल गया हो। ऐसा लगता था दोनों को कि हमें खाना मिल गया है। वो छोटी सी बच्ची दोनों के मुंह में एक एक रोटियां देकर चली जाती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि दोनों दिन भर जोते जाते, मतलब खेतों में जुताई का काम हो रहा था, तो वहाँ पर दोनों जने जुताई करते, फिर डंडे भी खाते, मार भी खाते, अड़ते भी थे, है ना, कि गुस्सा भी दिखाते थे। लेकिन फिर क्या होता था, शाम के समय जब थान, मतलब जहाँ पर उनका स्थान है बांधे जाने का, वहाँ पर बांधे जाते थे, तो वो जो बालिका थी, छोटी बच्ची थी उस घर में, वो आती थी और उन दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, कि मतलब वो बहुत प्रेम से उस प्रसाद की तरह, मतलब उसको प्रसाद समझते थे कि ये प्रसाद की तरह ये हमें खिलाकर जाती है छोटी सी बच्ची। तो दोनों बैल उस प्रसाद को खाकर ऐसी बरकत समझते थे कि वो सूखा भूसा भी खा जाते थे लेकिन कमज़ोर नहीं हुए। सूखा भूसा खाने पर भी वो 2 रोटियों की बरकत ऐसी थी कि वो कमज़ोर नहीं हुए। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ठीक है ना। दोनों की आंखों में और रोम रोम में, उनके हर कण में उनके विद्रोह भर गया था कि बहुत गुस्सा उन्हें आ रहा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। ठीक है ना। मोती हीरा से कह रहा है कि अब नहीं सहा जाता, क्या करना चाहते हो। ठीक है। अब मोती हीरा से पूछ रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। ठीक है। तो हीरा क्या कह रहा है कि इनमें से एक आध को मैं सींगों से उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी कि अगर तुम गया को मारोगे सींगों से उठाकर, तो वो क्या होगा कि वो लड़की अनाथ हो जाएगी। माँ तो पहले ही मर चुकी है। अनाथ मतलब जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं ना, उस बच्चे को अनाथ कहा जाता है। तो मालकिन को ना फेंक दूँ, तो अब जो उसकी जो सौतेली माँ है ना, उसे कह रहा है हीरा कि मैं उसको ना फेंक दूँ सींगों में उठाकर, वही तो उस लड़की को मारती है। ठीक है ना। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो कि मतलब औरतों के ऊपर हाथ उठाना गलत बात है। वो औरतों को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो जानवर हैं फिर भी सोच रहे हैं मन में, इस तरह के भाव उनके मन में आ रहे हैं। ठीक है ना। तो वो ये भी जानते हैं कि औरतों पर नहीं हाथ उठाना चाहिए।
तुम तो किसी तरह निकलने की ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। अब वो मोती को कह रहा है हीरा कि तुम तो मतलब किसी भी तरह से मान नहीं रहे हो, तो तुड़ाकर मतलब फिर से रस्सी तोड़कर भाग चले यहाँ से। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, है ना। तो कि अब मुझे ये तो ठीक है कि हाँ तुड़ाकर भागना चाहिए, लेकिन ये मोटी रस्सी हम तोड़ेंगे कैसे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, ठीक है ना। तो कि पहले जहाँ से हमें तोड़नी है वहाँ हम चबा लेते हैं और फिर झटका देंगे तो वो रस्सी टूट जाएगी और फिर भाग जाएंगे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। सहसा मतलब अचानक से, द्वार मतलब दरवाज़ा खुला और वो छोटी सी बच्ची बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो लोग हैं ये तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, ठीक है ना। तो वो बच्ची उन्हें दोनों बैलों की रस्सियाँ आकर खोल देती है और कह रही है कि तुम दोनों भाग जाओ। उनका माथा सहलाती है, मतलब उनके माथे पर दोनों के बैलों के हाथ फिराती है, सहलाती है उनको और कहती है कि तुम भाग जाओ, नहीं तो कह रहे हैं कि नाक में नाथ डाल दी जाएगी, मतलब नकेल से रस्सी बांधी जाएंगी तो वो फिर तुड़ा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। नाक में डाली जाती है, आपने देखा होगा गाँव में बैलों के, और बैल जो होते हैं या भैंसे होते हैं उनकी नाकों में नकेल डालकर उनको बुग्गी जो या गाड़ी जो होती है उसमें बांधकर ले जाया जाता है ना। तो वो कि अब नाथ डाल देंगे तो फिर तुम दोनों नहीं तुड़ा पाओगे। उसने गराव खोल दिया, ठीक है ना। गराव मतलब जो गांठ थी वो खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब जो गराव खुल गई उनकी, लेकिन दोनों बैल नहीं भागना चाह रहे थे, खड़े रहे वहीं पर, ठीक है। फिर क्या हुआ कि दोनों खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। मोती ने हीरा से पूछा कि चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, ठीक है, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। फूफा वाले बैल मतलब क्योंकि वो उन जो झूरी है वो फूफा लगे उस बच्चे के, तो कह रहे हैं कि फूफा वाले जो बैल हैं वो दोनों भागे जा रहे हैं। दोनों बैल भागना नहीं चाह रहे थे कि अगर हम भागे तो संदेह मतलब इसके ऊपर ही शक आएगा, बच्ची के ऊपर, कि इसने ही कुछ हमें खोला होगा, क्योंकि वही बाहर आकर उन्हें दोनों को रोटियां देकर जाती थी। तो फिर अचानक क्या हुआ कि उस बच्ची चिल्लाने लगी कि इनकी रस्सियाँ खुल गई हैं और ये फूफा वाले बैल जो हैं भागे जा रहे हैं, ओ दादा जल्दी आओ, ठीक है ना, वो दौड़ कर आओ। बच्ची चिल्लाने लगी। अब क्या था, अब दोनों को भागना पड़ता, ठीक है ना। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, अब दोनों को भागना पड़ा, ठीक है। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, है ना। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। कि वो तो अपना धर्म छोड़ देता है कि हमें मारता है, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे कि हम क्यों मारें उसे, ठीक है ना। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। अब जहाँ पर वो रुके वहाँ पर एक खेत था, वहाँ पर मटर लगी हुई थी। वो दोनों क्या करा, उस मटर को चरने लगे, मतलब खाने लगे। रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। अब खाते खाते आहट मतलब
कि अपना सिर उठाकर देख लेते थे आसपास के कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है, और फिर चरने लगते थे। आगे क्या हुआ, जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, ठीक है ना, खाना खाने के बाद जब पेट भर जाता है, संतुष्टि हो जाती है तो डकार आती है, तो दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, फिर मतलब खेलने लगे, सींग से ऐसे एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे। ठेलना मतलब एक पीछे को धकेलना। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। अब खेल खेल में क्या करा, मोती ने हीरा को पीछे की तरफ धकेल दिया और हीरा खाई में जाकर गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब मोती ने ये देखा कि खेल खेल में हमारे हम दोनों का झगड़ा होना शुरू हो गया है, तो वो किनारे हट गया, ठीक है ना, कि झगड़ा होने लगा है तो वो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब वो किनारे हट गया तो देखा उसने कि एक कोई सांड जो है आ रहा है। फिर क्या हुआ, हाँ सांड ही है, वो सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगलें झाँक रहे थे, अब एक दूसरे को देख रहे थे, बगलें झाँक रहे थे कि अब हम क्या करें, सांड आ गया। सांड पूरा हाथी है, सांड जो है बहुत भारी भरकम था, हाथी के जैसा लग रहा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। सांड से दोनों भिड़ना मतलब लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती, ठीक है ना, कि अगर हम इससे लड़ेंगे नहीं तो भी हम मारे जाएंगे। इन्हीं की तरह आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। अब क्या है कि इन जैसे बैल गुस्से में आ रहे थे, इसी तरह से सांड भी बहुत फुंकार मारता हुआ, ठीक है ना, डोंकता हुआ, फुंकार मारता हुआ आ रहा है, और उसकी सूरत, उसकी जो शक्ल है वो भी भयंकर है, ठीक है ना। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, फिर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना, कि कोई उपाय सोचो। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं मूक भाषा में। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चलें, ठीक है ना, कि अब दोनों आपस में कह रहे हैं कि अब हम बुरे फंस गए हैं, अब कुछ उपाय सोचो। तो हीरा कह रहा है कि, हीरा का स्वर जो है, आवाज़ जो है चिंतित है, वो कह रहा है कि इसे देखकर लगता नहीं है कि ये हमारी आरजू विनती भी सुनेगा, यहाँ से हम भाग चलते हैं, कि इसे विनती करें कि हमसे लड़े ना, हमें मारे ना, ठीक है ना, कि ये घमंड में फुंकार मारता हुआ आ रहा है और हमें मारेगा ज़रूर, तो भाग चलना चाहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।